हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस चैप्टर का टॉपिक 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। साइमन कमीशन 1927, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ के आए थे कि साइमन कमीशन क्यों भेजा गया था। अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट्स में जरूर अपना आंसर ड्रॉप करें। तो साइमन कमीशन भेजा गया 1927 में इंग्लैंड से, और इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने अब डिमांड रखी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। पहले हम इंडियंस इस बात पे अग्री कर गए थे, इस बात पे मान गए थे कि ब्रिटिशर्स के अंडर रह करके अगर हमें अधिकार है कि हम अपनी गवर्नमेंट बना सकें तो ठीक है, ब्रिटिशर्स टॉप पे रहे, हम उनके अंडर में ही रह करके रूल कर लेंगे अपनी कंट्री पर। हम गवर्नमेंट बनाएंगे, खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे ब्रिटिशर्स के अंडर में रह करके। ब्रिटिशर्स टॉप मोस्ट रहे, जो हम पे रूल करें चलेगा, लेकिन कुछ रूल्स, पॉलिसीज, लॉज ये हम इंडियंस में बना पाएंगे गवर्नमेंट में रह करके, यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर में रह करके हम रूल करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हम अग्री कर चुके थे कि ठीक है, आप टॉप पे रहो, आप रूल करो, आपके ही अंडर में रह करके हमें थोड़े राइट्स मिल जाए, हमें बस उतना चाहिए। लेकिन जब साइमन कमीशन भेजा गया 1927 में, तब लोगों ने डिमांड रखी कि नहीं, हमें अब ब्रिटिशर्स के अंडर रह करके कोई रूल एस्टैब्लिश नहीं करना है, हम लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अपना देश आजाद चाहिए पूरी तरीके से। हम चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ से वापस चले जाएं और हम चाहते हैं कि इंडिया, हम अपनी खुद की कंट्री बनाएं, इंडिया बनाएं। हमें ब्रिटिश इंडिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंडिया, अपना भारत चाहिए जो एकदम इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र हो। तो पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी लोगों ने। इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 अंडर जवाहरलाल नेहरू। अब जो भी मीटिंग रखी जाती थी उसका प्रेसिडेंट हेड कौन होगा, वो अपॉइंट किया जाता था कि इस मीटिंग में कौन लीडर बनेगा, कौन हेड बनेगा, ये कौन लीड करने वाला है, ये सब डिसाइड किया जाता था। तो 1929 में लाहौर, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तो लाहौर में सेशन हुआ, मीटिंग हुई 1929 में। वहां पे जवाहरलाल नेहरू को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया गया और जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा कि हम लोग अब पूर्ण स्वराज लेंगे, हमें ब्रिटिशर्स के अंडर रह के थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी पावर नहीं चाहिए, अब हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। थोड़ी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, 50-50 नहीं करना है, हमें कोई गेम नहीं चल रहा है, हम लोगों को अपनी पूरी कंट्री को आजाद करवाना है, हमें प्रॉपरली कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। गांधी जी अनाउंस्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट अनजस्ट कॉलोनियल लॉज, और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया इसी सब के चलते। पूर्ण स्वराज हमें चाहिए था, उसके लिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस चीज के लिए चलाया गया? जो भी ब्रिटिशर्स ने अनजस्ट लॉज बना रखे हैं, जो लोगों के फेवर में नहीं है, जो गलत लॉज हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी लॉज के अगेंस्ट में लड़ने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें फर्क है, दोनों अलग है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, हमने उनके थ्रू लाए हुए गुड्स, उनके प्रोडक्ट्स छोड़ दिए, हमने लिकर शॉप्स बंद कर दी, यानी कि जो शराब की दुकानें थी, जो इंग्लैंड से जो वाइन या लिकर जो भी यहाँ पे लाया जाता था वो सब बेचा जाता था लिकर शॉप्स में, तो वो सब हमने एकदम बंद कर दिया। फॉरेन क्लोथ्स हमने छोड़ दिए, फॉरेन गुड्स को जहां तक कि आग लगा दी गई, बॉन फायर में उन्हें जला दिया गया था स्ट्रीट्स पर। तो ये हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा। लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि हम लॉज जो बनाए गए हैं ब्रिटिशर्स के थ्रू उसका अनादर करें। हम लोग क्या कर रहे थे कि एक तरह से ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कॉपरेट कर रहे थे, हमें उनके साथ कोई सहयोग नहीं करना, कोई उनके साथ कॉपरेशन नहीं करना, लेकिन हम लोग उनके थ्रू बनाए गए लॉज मान रहे थे, हमने कोई लॉ या कोई कानून तोड़े नहीं थे उस सब। पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिसओबीडियंस यानी कि कोई चीज हम नहीं मान रहे, किसी चीज को अगर हम ओबे यानी मानने से मना कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा डिसओबीडियंस। हमने गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स, लॉज, पॉलिसीज मानने से मना कर दिया
और यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहलाया। सॉल्ट लॉ वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब सॉल्ट लॉ को एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे चूज किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ सॉल्ट लॉ को तोड़ने के साथ। अब सॉल्ट लॉ ही क्यों चुना गया? इतने सारे लॉज थे, कोई भी चुन सकते थे, पर सॉल्ट लॉ क्यों चुना? क्योंकि सॉल्ट यानी नमक ये हम सबकी बेसिक नीड है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग नमक खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अमीर अपने खाने में सोना चांदी डाल के खा रहे हो, नहीं, उन्हें भी नमक चाहिए, उन्हें भी स्पाइसेस वही चाहिए जो गरीब लोगों को चाहिए। तो इसीलिए ये सॉल्ट एक बेसिक नीड था। और इसमें जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या लॉ बना रखा था? पहली बात, सॉल्ट लॉ क्या था? तो सॉल्ट लॉ यानी कि इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने एक तरह से नमक पर टैक्स लगा रखा था बहुत ज्यादा, और ये लॉ बना रखा था कि कोई भी इंडियन, किसी भी इंडियन को परमिशन नहीं है नमक बनाने के लिए। नमक तो कोई भी बना सकता था, सी वाटर है हमारे पास, इतना समुद्र तट है इतना, तो वहां के लोग क्या करते, बस पानी को एक तरह से सुखाते, पिट्स में भरते, पानी को सुखाते और नमक तैयार हो जाता, कोई भी बना सकता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ये लॉ बनाया कि कोई भी इंडियन सॉल्ट यानी नमक नहीं बना सकता, किसी भी इंडियन को परमिशन नहीं थी नमक बनाने की। और ये ब्रिटिशर ने क्यों किया था, ये लॉ क्यों लाए थे? क्योंकि उन्हें अपना बनाया हुआ नमक बेचना था, वो भी हाई टैक्सेस के साथ। उन्हें अपना प्रॉफिट अर्न करना था, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने ये लॉ बनाया था, सॉल्ट लॉ, जिसमें इंडियंस को परमिशन नहीं थी नमक बनाने के लिए और उन्हें हाई टैक्स पे करना पड़ रहा था उस सॉल्ट के लिए जो ब्रिटिशर्स उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सॉल्ट लॉ था। अब सॉल्ट यानी नमक हमारी बेसिक नीड है, तो इसीलिए जो गांधी जी हैं उन्होंने सॉल्ट लॉ चुना, जिससे कि अमीर हो गरीब हो सबको एकजुट करके ये मूवमेंट स्टार्ट किया जा सके। मार्च टू डांडी। अब डांडी एक जगह है सी कोस्ट पे, यानी कि कोस्टल एरिया है, समुद्र किनारे पे जगह है डांडी। तो वहां तक मतलब साबरमती आश्रम है गांधी जी का, वहां से डांडी, दोनों ही जगह गुजरात में है। वहां से साबरमती से डांडी तक मार्च किया गया, यानी साबरमती से डांडी तक पैदल चल के गए गांधी जी। तो अब उसके बारे में जानेंगे कि डांडी मार्च कैसे स्टार्ट हुआ। सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च एक ही बात है, दोनों को अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है, यानी कि सॉल्ट मार्च को ही डांडी मार्च भी कहा जाता है। On 12th March 1930, Gandhi ji with 78 followers began a 240-mile march from Sabarmati to Dandi. अब गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 को अपनी ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी थी। उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट की 12 मार्च 1930 को, और उनके साथ, वो अकेले नहीं चले थे, उनके साथ उनके 78 फॉलोअर्स और थे, जिन्होंने डांडी मार्च में गांधी जी के साथ मिल करके एक तरह से ये डांडी मार्च की। उन्होंने 240 माइल का ये रास्ता था, 240 माइल्स का रास्ता जो था वो सिर्फ पैदल चल के तय किया। On 6th April 1930, Gandhi ji broke the salt law by making salt from sea water. 6th April 1930, इस दिन गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ दिया था। 12 मार्च को ये निकले साबरमती से डांडी जाने के लिए, और उसके बाद 6 अप्रैल को डांडी पे वो पहुंचे और वहां पे उन्होंने सी वाटर यानी जो समुद्र का पानी है उससे नमक बना लिया। और जैसे ही गांधी जी ने फिस्टफुल यानी मुट्ठी भर के जो नमक बनाया, उतने में ही उन्होंने गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। 6 अप्रैल को उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ दिया, और इसी के चलते गांधी जी को 1930 में अरेस्ट भी किया गया था, उनके फॉलोअर्स को भी अरेस्ट किया गया था। मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यही जो डांडी मार्च था जो महात्मा गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ मिलकर किया था, तो इसी डांडी मार्च में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, और इसी डांडी मार्च की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का उद्घाटन कर दिया गया था सॉल्ट मार्च के थ्रू। और सॉल्ट मार्च के टाइम पे ऐसा नहीं है कि गांधी जी सिर्फ चलते ही चले गए, नहीं, वो बीच बीच में जो गांव आया करते थे, जिस भी एरिया से गांधी जी गुजर रहे हैं, वहां पे बैठ के लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ मीटिंग भी किया करते थे, उन्हें बताया भी करते थे अपने प्लान्स के बारे में। और ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने सॉल्ट मार्च के बारे में ब्रिटिशर्स को नहीं बताया,
जो लॉर्ड थे, लॉर्ड इरविन, यानी कि जो वाइस रॉय थे उस टाइम पे इंडिया के जो हेड थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेड, उनको गांधी जी ने लेटर भी भेजा था कि वो सॉल्ट मार्च करने के लिए जा रहे हैं, पर ब्रिटिशर्स अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये सॉल्ट मार्च में गांधी जी करेंगे क्या, और क्या इतने सारे लोग गांधी जी के साथ जुड़ते चले जाएंगे, इसका ब्रिटिशर्स को कोई अंदाजा नहीं था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने देखा था अभी तक सॉल्ट मार्च कैसे हुआ, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। अब हम स्पेसिफिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्यूजल टू ओबे ब्रिटिश लॉज, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाए गए जो लॉ, पॉलिसीज, ये सब थे, कानून जो थे वो सब हमने मानने से मना कर दिया। मेन फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, क्या क्या प्रोटेस्ट किए गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सबसे पहले सॉल्ट लॉ तोड़ा गया, ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ तोड़ा गया। देन रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस, टैक्स पे करने से मना कर दिया गया, लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे। वायलेंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज, अब हमने पिछली ही वीडियो में देखा था कि फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे। फॉरेस्ट लॉ बनाए गए, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई जो ट्राइबल्स थे, यानी जो लोग जंगल में रहते हैं वो डिपेंड ही जंगलों के सामान पे, यानी कि जंगल में जितनी भी चीजें हैं, फ्रूट्स लग रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सब खाने के लिए यूज किया करते थे ट्राइबल पीपल। जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनका जो पूरा जीवन है, उनकी जो पूरी लाइफ है वो डिपेंड ही करती है फॉरेस्ट पे, जंगलों में ही वो रहते हैं, जंगलों में ही खाते पीते हैं, वहीं से उन्हें अपना खाना मिलता है, जानवरों को भी पाल लेते हैं, यानी फूड फॉडर सब चीजें उन्हें जंगल से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। और ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों ने फॉरेस्ट लॉ बना दिए जिसके अकॉर्डिंग इन ट्राइबल लोगों को, ये जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन्हें जंगल में जितनी भी चीजें हैं वो यूज करने का हक नहीं था, कोई उन्हें राइट नहीं दिया गया, यानी उनसे जितने भी राइट्स थे, जितने भी वो जंगल पे डिपेंडेंट थे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे अपनी लाइफ के लिए, उनसे वो सारी चीजें जो वो जंगल से लिया करते थे वो सब उनसे छीन ली गई। ट्राइबल लोगों को अब परमिशन नहीं थी कि वो जंगलों में जा सकें और वहां से अपने यूज के लिए चीजें ला सकें। तो ये फॉरेस्ट लॉ बनाया ब्रिटिशर्स ने, और इसी फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा इन्हीं ट्राइबल पीपल ने। गांधी इरविन पैक्ट 1931, गांधी इरविन पैक्ट यानी कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 1931 में। गांधी जी कॉल ऑफ द मूवमेंट, अब इस टाइम पे क्या हुआ था, हमने देखा दांडी मार्च हुआ और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, और उसके बाद जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस टॉपिक से बाहर जाके बात कर रहे हैं लेकिन नॉलेज की है, और हाँ स्टोरी आपको अच्छे से समझ आएगी इसलिए, ओके। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई थी, पर उस फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस में इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया ही नहीं। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी थी, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो किसी एक इंडियन से, एक फेमस फिगर जो लीडर हो उससे बात करें, जिससे कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है उसे बंद किया जा सके। लेकिन गांधी जी जेल में थे, तो इस वजह से यहाँ पे किसी भी लीडर ने ज्वाइन नहीं किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, वो भी 1931 में ही रखी गई थी। देन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई, गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया, उन्हें अरेस्ट कर रखा था, तो गांधी जी की बेल हो गई, गांधी जी को निकाल दिया गया जेल से, और गांधी जी ने अटेंड करी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गांधी और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में पैक्ट साइन हुआ, अग्रीमेंट साइन हुआ। उसके अकॉर्डिंग गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर दिया, रोक दिया, सस्पेंड कर दिया। पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। अच्छा, अब इस पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, गवर्नमेंट अग्री टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब ये प्रिजनर्स, ये जो कैदी थे, मतलब ब्रिटिशर्स ने किन्हें अरेस्ट किया था, जो गांधी जी के साथ थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के ही साथ। तो ये जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग गांधी जी ने डिमांड रखी कि ठीक है, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दूंगा, बंद कर दूंगा, लेकिन आपको भी
अभी हमारे जो भी लोगों को आपने कैदी बना रखा है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए गांधी जी ने ये मूवमेंट रोक दिया, सस्पेंड कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लेकिन फेल हो गई थी, तो मूवमेंट वाज रिज्यूम। तो गांधी जी ने सिर्फ यही नहीं और भी डिमांड्स रखी थी। टोटल 11 डिमांड्स रखी थी गांधी जी ने अपनी, लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या किया, बस प्रिजनर्स को छोड़ दिया और बोला कि ठीक है हम प्रिजनर्स को छोड़ रहे हैं, आपको नमक बनाने तक का भी अधिकार है, लेकिन हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो गांधी जी ने मूवमेंट बंद तो किया था, रोका तो था, ठीक, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज कहाँ पे हो गई कि गांधी जी की सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई। गांधी जी ने जितनी डिमांड्स रखी थी लोगों की तरफ से उन सबको फुलफिल नहीं किया गया, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, ये मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से रिज्यूम किया, कंटिन्यू रखा, दोबारा से चालू कर दिया। ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो इसीलिए फेल हुई क्योंकि गांधी जी की सारी डिमांड्स नहीं रखी गई और गांधी जी ने जो मूवमेंट रोक दिया था सब चीजें नॉर्मल होने वाली थी, पर ब्रिटिशर्स ने क्योंकि हमारी डिमांड्स नहीं मानी इसलिए ये मूवमेंट्स दोबारा स्टार्ट कर दिए गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यहाँ पे जब दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया तब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट इसमें किया नहीं, अब चाहे वो पीजेंट्स हो, किसान हो या फिर अमीर लोग हो, रिच लैंडलॉर्ड्स हो, जमींदार्स हो, सबने इतना बढ़ के इसमें प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबको अब ये लग रहा था कि गांधी जी बार बार मूवमेंट चलाते हैं और जहां हम लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं वहीं पे गांधी जी आकर के बार बार मूवमेंट बंद कर देते हैं। तो इस वजह से ज्यादा लोगों ने पहले वाले जो स्टार्टिंग में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला उसमें पार्टिसिपेट किया था, पर गांधी जी ने जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करके दोबारा चालू किया तब उतने लोगों का पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिला। तो ये हमने आज के टॉपिक में जाना समझा कि कैसे सॉल्ट मार्च हुआ, सॉल्ट लॉ क्या था, क्यों ये लोगों को एक तरह से प्रॉब्लम दे रहा था, लोग सॉल्ट लॉ की वजह से कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हमने जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच।